Steel, coal mines as listed against my name in today's list of business. धन्यवाद सर। शून्यकाल के दौरान अविलंब लोकमत के विषय उठाने की मैं अनुमति दे रहा हूं। मुझे आशा है कि सदन सहयोग करेगा कि हम 2-2 मिनट में अपनी बात कहें। तो हम काफ़ी दिनों से शून्यकाल नहीं हुआ, कई मान्य सदस्यों का आग्रह है। नो अध्यक्ष, एक संविधान के डिस्कशन में एक राज्यसभा के सांसद का नाम गलत ढंग से लिया गया है। 1 मिनट रखें, आप 2 बजे बात करना विषय शून्यकाल में। तो मेरा आग्रह है कि शून्यकाल के अंदर 2 मिनट में अपनी बात कहें और जो विषय दिए हैं उस विषय पर अपनी बात रखें। हम शून्यकाल व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं। कई माननीय सदस्य नए हैं जो अपने क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के विषयों को उठाना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब चेयर को सहयोग करेंगे। श्री उम्मेदाराम बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में सोलर, विंड और थर्मल प्लांटों के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन दिए तले अंधेरा वाली कहावत सिद्धार्थ हो रही है। लोगों को घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में बिजली नसीब नहीं हो पाती, जिससे किसानों को रबी की बुआई करने में देरी हो रही है। नहरी क्षेत्र में भी बिजली की गंभीर समस्या है। फुहारा पद्धति से डिक्कियों के माध्यम से जो लाइट नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे हैं और किसानों को मात्र 2-3 घंटे बिजली मिलती है और वो भी कम वोल्टेज होने की वजह से उनकी मोटरें जल जाती है, जिससे किसानों को रिपेयरिंग के लिए बहुत खर्चा आता है। और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में महीनों भर उनको रिप्लेसमेंट नहीं किए जाते और लाइनें फॉल्ट हो जाती है, तो किसानों को दफ्तरों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं और FRD टीमें सही ढंग से काम नहीं करती। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं होने के कारण उपज मेरा आपके माध्यम से मांग है कि किसानों को समय पर पूरी बिजली मिले और जो नए RDSS स्कीम के तहत जो GSS बन रहे हैं उनका तुरंत प्रभाव से बनाए जाएं और किसानों को पूरी बिजली मिले। इसके लिए फीडरों को दुरुस्त किया जाए, ट्रांसफार्मर नए लगाए जाए और नए GSS बनाए ताकि किसानों को घरेलू बिजली और एग्रीकल्चर की बिजली समय पर मिलती रहे। और करीब 75,000 लोग आज भी अंधेरे के अंदर उनको कनेक्शन दिए जाए। माननीय सदस्य, आप पहली बार चुनकर आए हैं। ये विषय, कई विषय राज्यों के रहते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो केंद्र के विषय हैं उनको सामान्य रूप से उठाएं। अगर राज्य केंद्र के विषय हो तो आप उठा सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए। ठीक है। श्री N.K. प्रेमचंदन। Thank you very much, sir. Sir, once in a while we are getting a lot. Kindly allow sometime those who are in the lot, at least for the 20%. Sir, thank you very much for affording me this opportunity to raise the issue of Employees Pension Scheme 1995. I draw the attention of the Labour Minister through you, sir, regarding the grave irregularity and injustice shown to the poor workers of this country. Sir, Employees Pension Scheme 1995, I'm fighting this cause since 2014. Several representations and interventions and submissions were made in this House. Unfortunately, nothing positive is coming from the Labour Ministry. Sir, on 4/11/2022, the Supreme Court has given the full-fledged judgment. And by that judgment, the employees are entitled for the higher pension under the Employees Provident Pension Scheme.
Sir, even after 2 years, that is lapse of 2 years, so far 1% of the total persons who have given the application has got only higher pension in the state of Kerala. Only 2% has got this pension. This is the media reports. Sir, you may kindly see that the total number of applications which have already submitted till August 7, 2024 is so far 17,48,775 applications were given. Only the EPFO has given the higher pension only for 8,401. So kindly see that even after 2 years, the Supreme Court judgment, the Employees Provident Fund organization is taking a very negative attitude towards the workers, not giving the higher pension. So my submission is higher pension has to be given at the earliest. And regarding the calculation of the pension also, a new method of calculation has been taken into, that is pro rata basis of allocation. That is pension 1/9/2000 before 1/9/2014 and after 1/9/2014 pensionable salary as well as pensionable salary and the average wages that has been divided into two parts. Sir, it is against the act, it is against the scheme, and it is against all norms. So that has to be reconsidered. And the final point is regarding the minimum pension. So the minimum pension, sir, one second. In the 16 Lok Sabha, I have given a private member resolution. The whole House has unanimously consented to it, and a recommendation has already been given. So far, the minimum pension has been not increased. So I request for the enhancement of the minimum pension. These three issues has to be. माध्यम से सरकार का ध्यान जैन समुदाय के पवित्र पूजा स्थल गिरनार पर्वत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जैन समाज अति अल्पसंख्यक है। जैन समाज का हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। जैन धर्म के अनुयायियों पर किसी न किसी रूप से प्रहार किया जाता रहा है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोक, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, वहां पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर जो वर्ष 13 जुलाई को था, उस दिन जैन समाज के लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाने से रोका गया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने बतलाया चंद्र प्रकाश कि चावल, बादाम आदि पूजा अर्चना की सामग्री भी रोकी जा रही है। चंद्र प्रकाश, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करता हूं, गिरनार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, आपकी क्या मांग है? एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जैन समुदाय के धर्म, तीर्थ और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जैन बोर्ड की स्थापना की जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में 5 जनजातियों और 4 क्षेत्रीय भाषा जैसे संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, पचपरगनिया और नागपुरी राज्य के लोगों को द्वारा बोली जाती है। इनमें से सिर्फ संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि 8 अन्य जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को शामिल नहीं किया गया। किन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है? भारतीय भाषा संस्थान का इस पर क्या शोध हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन भाषाओं को कैसे बढ़ावा देने की योजना है? आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा राज्यों में लगभग 3 करोड़ कुड़मी एवं अन्य समुदाय द्वारा बोली जाती है। आगामी जनगणना भाषा कॉलम में कुड़माली भाषा के स्थान पर कुड़माली थार को रखा गया, जबकि कुड़माली भाषा को अन्य रूप में रखा गया। कुड़माली भाषा झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्ज है। कुड़माली भाषा का पठन पाठन झारखंड राज्य के सतपाल ब्रह्मचारी, बंगाल राज्य के एक मिनट राज्य के 2 विश्वविद्यालय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पानीपत जींद का जो रोड लगभग 15 वर्षों से डबल इंजन की सरकार, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उसका जवाब मिला था सर, और आज भी पता नहीं क्या, क्योंकि हमारे जो माननीय गडकरी साहब हैं, उनकी नज़रों से किस तरह से रोड बच गया, NH में है, और कारण केवल ये बताया गया
कि हरियाणा सरकार ने जो रोड के किनारे जो पेड़ हैं उसकी कटाई अभी तक नहीं हुई। मेरा पुनः आपके माध्यम से सर ये आग्रह है और माननीय मंत्री जी से, पानीपत जींद जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, लगभग हरियाणा के मध्य को जोड़ने वाला रोड है, आप सब जानते हैं। मेरा पुनः माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना है सर उस रोड को बनाया जाए। और मेरी एक अपील आपके माध्यम से, राम प्रसाद चौधरी, श्रीमान, ऐसे नहीं होता, आप विषय रखा करो। नहीं, राम प्रसाद चौधरी ना, नहीं, राम प्रसाद चौधरी। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए 1978 में सरजू परियोजना 2 जिलों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1982 में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में लागू करने का काम राष्ट्रीय सरजू परियोजना के नाम से शुरू किया गया था। इसे लगभग 10,000 करोड़ की लागत से ये 7,000 किलोमीटर की नहर ये बनी हुई है और 11 दिसंबर 2021 को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बलरामपुर में पहुंच करके इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया था। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ऐसे जगहों पर जब पानी जाता है तो उस नहर की कटान होती है, हजारों एकड़ जमीन किसानों का जल भराव हो जाता है। चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो धान की रोपाई का समय हो, किसान अपनी फसल कर नहीं पाता। हम आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इसका पुनः भारत की सरकार के जल मंत्री पुनः इसका सर्वे करा करके जहां इस जो मेन नहर है इसको पक्की करने का काम करने का कष्ट करावें और बहुत से किसानों का अभी मुआवजा बाकी है उसे देने का काम सरकार करावे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते अपनी बात समाप्त करते। श्रीमती शोभा बहन। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपने विषय हेतु बात रखने का मौका दिया। आपके माध्यम से हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे साबरकांठा और अरवली जिलों के गुजरने वाली शामळाजी चिलोड़ा नेशनल हाईवे के कार्य को पूर्ण करने के लिए 454 करोड़ जैसी भारी धनराशि आवंटित की है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मुझे जनता और हिम्मतनगर नगर पालिका की जनता की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हाईवे नंबर 48 जो हिम्मतनगर पालिका से गुजरता है, उसके कारण पीने के पानी की पाइपलाइन, गटर लाइन, गैस लाइन के लिए बार बार तोड़ना पड़ता है, जिससे सरकार का पैसों का दुरुपयोग होता है। अतः वर्तमान में जारी इस कार्य के दौरान इन सभी भूमिगत पाइपलाइनों की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इससे अतिरिक्त जिले से गुजरने वाले हाईवे पर प्रांतिज तालुका के रसूलपुर गांव के अंडरपास स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसके कारण आसपास के 4-5 हज़ार लोगों एवं किसानों को आवागमन में असुविधा होती है। इसके अलावा हिम्मतनगर तालुका के पिपलोदी और भिलोड़ा तालुका के गड़ादर कंपा के पास अंडरपास नहीं हुआ, इसके कारण आम जनता को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों स्थानों पर अंडरपास स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा हाईवे पर स्थित सभी पुलों के आसपास सर्विस रोड बारिश के कारण बारंबार टूट जाते हैं, इसलिए इसे आरसीसी तर्क से बनाया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।
महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रशांत यादव राव जी। घर का दिवस है आज ही के दिन। आज हमारे लिए गर्व का दिवस है। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान पर जीत पाई थी। एक बांग्लादेश का निर्माण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह संभव कर दिखाया, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश की हालत में आज के दिनों में हिंदू मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि वहाँ की कट्टरपंथ सरकार किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मंदिर में स्थित मूर्तियां जलाई जा रही है, हिंदू परिवारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि हमारी पड़ोसी देश के लिए हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर प्रश्न भी उठाता है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि बांग्लादेश में हो रहे हैं या फिर धरती के दूसरा कोई भी देश वहाँ रहने वाले हिंदू सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। दूसरी ओर पाकिस्तान में जेल में बंद कुलभूषण जाधव का मामला हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पाकिस्तान ने उनके प्रति न सिर्फ एक न्याय का उपहास किया है, यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। मेरा सवाल है, क्या सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से विशेष वार्ता करने की योजना बना रही है? पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाया है और भविष्य में इसके लिए क्या योजना है? मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। चुप रहे तो पत्थर, बोलो तो बगावत। यह कैसा समय है, यह कैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत है? मोदी जी ये चक्रव्यूह को कब तोड़ेंगे? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गुरमीत सिंह जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਮਈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ, 올림픽 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 골ਡ ਤੇ 1 ਸਿਲਵਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ 올림픽 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 골ਡ ਉਹ ਵੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 661 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, 58 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਬਣਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਆਈ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਆ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 20% ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, यूपी ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ यूपी ਚੋਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ कभी। हाँ, किसे ना एशियन गेमां चो मैडल ना 올림픽 गेमां चो मैडल, कदे कोई मैडल ही ते फंड जेडे सब तो ज़्यादा दिते गए हैं। सो मैं सरकार नूं ये बेनती करना चाहना कि जिहड़ी फंड्स एलोकेशन है ये जिहड़ी परफॉर्मेंस है जिहड़े स्टेट दी उहदे हिसाब नाल दिते जाने चाहिए ताकि आने वाले समय च होर जिहड़े बेहतर उत्थों परफॉर्म जिहड़ा स्टेट आ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मंडिला गुरुमूर्ति जी। Thank you, madam. Thank you, madam. I would like to bring your attention on several railway developmental issues, madam, in my parliamentary constituency. Madam, first one,
establishing a third railway line between Renugunta, Guduru is very essential, madam, to ease present congestion on railway traffic, madam. And also emphasize that there is a dire need for early completion of Pudi Yerpedu railway line, madam. And second one, restoring railway train stoppages at Vendodu, Naidupeta, Sulurpeta is much needed, madam, which are suspended post-COVID time, madam. And additionally, the widening of the underpasses near Ambedkar Nagar, Guduru is very essential, madam, to decrease the traffic bottlenecks in Guduru town, madam. And third point is, madam, introduction of Vande Bharat sleeper train between Tirupati, Visakhapatnam is very much needed, madam, for pilgrim traffic, madam. Moreover, the new train services connecting Tirupati with Varanasi and Ayodhya will meet the rising demands from pilgrims, madam. And last one, the regular memo services between Tirupati, Nelluru and Kadapa is much needed, madam. Why? Because there are 7 industrial estates are there, madam. So it is very helpful, madam, for my parliamentary constituency. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जीवन के 50 साल जहां गुजारे हैं उसके बारे में कुछ हार्ड फैक्ट्स रखना चाहता हूं आप सदन के सामने, यानी फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो नींव के पत्थर होते हैं वो छोटे और मझोले कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियंस छोटे कलाकार होते हैं। इन कलाकारों का बहुत शोषण होता है, श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो अधिकतर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं। इन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम कानून लागू होने चाहिए। इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे काम के निर्धारित घंटे, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल मिसहैप से बचना चाहिए, निर्धारित समय के पश्चात ओवरटाइम होना चाहिए, श्रम कानून के अनुसार अवकाश, महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा। अपने जीवन के संध्या काल में जब इन कर्मियों की आय का कोई साधन नहीं रहता, उस समय सभी सरकारी कानूनों के अंतर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, श्रमिक अस्पताल इत्यादि भी इन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इन लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके निर्माताओं के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना आवश्यक बना दिया जाए। फिल्म निर्माण के लिए छोटे कलाकार बहुत अनिवार्य अंग होते हैं। मेरा माननीय I&B मिनिस्टर और श्रम मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रालयों की एक कमेटी का गठन किया जाए जो इन वर्कर्स को सभी सुविधाएं दिला सकें जो किसी भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स को मिलती हैं। थैंक यू मैम। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पुरोहित जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लोगों के, और देश के और उड़ीसा के सबसे एक पिछड़ा क्षेत्र है जो बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र, बरगढ़ पदमपुर क्षेत्र है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। कई सालों से बरगढ़ नुआपड़ा रेल परियोजना के लिए कई सरकार गए, कई सरकार आए, लेकिन वहाँ का जो लोगों का रेलवे का निर्माण का प्रकल्प के लिए दावी था, नहीं हो पा रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एवं अश्विनी वैष्णव जी को। सबसे पिछड़ा क्षेत्र में बरगढ़ नुआपड़ा का एक रेलवे लाइन 2926 करोड़ का सैंक्शन किए है, 138 किलोमीटर रेलवे लाइन है। यह परियोजना पश्चिम उड़ीसा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और इसके साथ ही रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तो शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण कार्य में
कोई भी विलम्ब ना हो और इसे समय सीमा पर तरीके से पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र के लोग शीघ्र इस परियोजना के लाभ उठा सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। There is no line, ma'am. हाँ, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी से ताल्लुक़ रखता है, वो है एमपी एलईडी फंड्स। मैम 1993 में शुरू हुआ 5 लाख रुपए प्रति एमपी प्रति वर्ष, और उसका लाभ देख के 5 साल में इसको 40 गुना बढ़ा दिया गया, 2 करोड़ रुपया सालाना हर एमपी को हर क्षेत्र में। मैम पिछले 14 साल से 5 करोड़ से एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 5 करोड़ में जो 11 में बनता था मैम, महंगाई बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। तो मेरी एक जानकारी और शेयर करनी चाहिए कि राजस्थान में एक एमपी पे 40 करोड़ मिल रहा है। बिहार ऐसे जो प्रदेश है जो सबसे गरीब है, वहाँ 24 करोड़ दिया जा रहा है, झारखंड में 30, और दिल्ली में तो 105 करोड़, पंजाब में 70 करोड़, और ये एमएलए मतलब एक एमपी सेगमेंट में। तो मेरी गुजारिश होगी इस सरकार से कि हर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 40 गुना नहीं तो 10-12 गुना 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति एमपी प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, और जीएसटी कंपोनेंट को यहीं पे सरकार काट के भेजा जाए ताकि पूरे रकम का वहां पे काम हो सके। ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय सदस्य एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नॉर्थर्न रेलवे के जलालगंज रेलवे स्टेशन जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ये रेलवे स्टेशन अपनी श्रेणी के अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में रेवेन्यू के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन से क्राकत तहसील, मणियाहू तहसील, पिंडरा तहसील तथा सिरकोनी जैसे अन्य जगहों से लोग आकर ट्रेन पकड़ते हैं। पूर्व में इस स्टेशन पर वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव था, जो कि कोरोना काल में बंद कर दिया गया। वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के समय पर ही शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का संचालन वाराणसी से लखनऊ तथा लखनऊ से वाराणसी के बीच में किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि दोनों शटल एक्सप्रेस वे जलालगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव ना होने से यहाँ की आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे को रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का ठहराव की स्वीकृति जलालगंज रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाए। इससे न केवल क्षेत्र जनता को राहत मिलेगी बल्कि रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और क्षेत्र की समग्र विकास होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कोमत जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के सिमराही बाजार के मध्य होते हुए उत्तर से दक्षिण NH 106 बीरपुर से बीरपुर तथा पूरब से पश्चिम 4 लेन NH 57 वर्तमान में NH 27 जाती है। उक्त सड़क के सिमराही चौराहे पर बराबर दुर्घटनाएं होती रहती है एवं आवागमन भी बाधित रहती है तथा जान माल की काफ़ी क्षति होती है। अतः जनहित में सदन के माध्यम से भारत सरकार से सड़क परिवहन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उक्त चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू जी। Madam, good morning, madam. Thank you for the opportunity, Speaker, madam. The important point that I want to bring to the attention of this House is the requirement of a railway line, madam, through my constituency, Perambalur, in Tamil Nadu.
the advantages have been explained over time and again on the need for the railway line, which is the only non-railway region in Tamil Nadu, madam. All the other sectors have a railway line within 40-kilometer radius, but this railway line of approximately 160 kilometers can help the nation grow in two ways, madam. It has the largest non-leather footwear factory in the country, madam. 50,000 people are going to be employed in that factory. Second, the largest amount of maize production in the country happens in Perambalur, madam, which is about 5 lakh metric tons. Now, connecting railway line will help people work to the factory and also improve agricultural productivity, thereby increasing the contribution to the national growth, madam. I urge through you, madam, the Railway Minister to please expedite this project for the growth of the nation. Thank you, madam. माननीय सदस्य सुश्री प्रणीति जी। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार को आकर्षित कुछ मेरे मतदार संघ के क्षेत्र के इश्यूज को करना चाहती हूँ। माझ्या मतदारसंघात गेले काही वर्षापासून समांतर जलवाहिनीचं काम प्रलंबित आहे। सोलापूर शहराला अजूनही 5-6 दिवसातून एकदा पाणी मिळतं आणि म्हणून हे काम आमचे नितीन गडकरी जी असतील, मुख्यमंत्री असतील, दोघं एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत। दोघांनी बसून, कारण का तिकडे भूसंपादनचे खूप विषय आहेत, शेतकऱ्यांना कॉम्पेन्सेशन मिळत नाही आहे, म्हणून ह्या समांतर जलवाहिनीचं काम अजूनही रखडलं आहे, जी NTPCनी आम्हाला काही वर्षापूर्वी दिलेली, पण ते काम रखडलं असल्यामुळे अजूनही सोलापूर शहराला पाणी असून सुद्धा, उजनी डॅम भरला असून सुद्धा 5-6 दिवसातून एकदा पाणी मिळतं आणि म्हणून लवकरात लवकर स्टेट गव्हर्नमेंट आणि NHAIच्या मिनिस्टरनी एकत्र बसून हा तोडगा काढून हा समांतर जलवाहिनीचं काम, जेव्हा इलेक्शन येतं तेव्हा मोठे मोठे प्रॉमिसेस केले जातात, पण अजूनही ते काम झालं नाही, आमच्या लोकांना वंचित राहायला लागतं। तसंच सोलापूर शहराच्या आजूबाजूला जी गावं आहेत, बीबीदार, अकोले काठी, सावळेश्वर, कारंबा, इथे दूषित पाणी एका तलावात सोडलं जातं MIDC चिंचोळीकडून आणि म्हणून त्या गावांना बोर जरी मारला तरी त्याच्यातून दूषित पाणी येतं, ते पिकं उगवू शकत नाही, सगळ्या जमिनी खराब झाल्यात। ह्याच्यात पण लवकरात लवकर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी तोडगा काढायला पाहिजे आणि जेव्हा जेव्हा तिथे पंतप्रधान येतात तेव्हा टेक्स्टाईल पार्कची आम्ही मागणी केली आहे एवढ्या वर्षापासून, अजूनही सोलापूरला कोणत्याही प्रकारचं टेक्स्टाईल पार्क मिळालं नाही आहे, त्यासाठी मी आज इथे उभी आहे। धन्यवाद स्पीकर मॅम। माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। Thank you, madam. Madam, the Places of Worship Act 1991 Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing a commitment to secularism under the Indian Constitution. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian Constitution, which is one of the basic features of the Constitution. Non-retrogression is the foundational feature of the fundamental constitutional principles of which secularism is a core component. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. Historical wrongs cannot be remedied by people taking the law in their own hands. In preserving the character of the Places of Worship Act, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. Madam, this was said in the 7-judge constitutional bench in the judgment of Babri Masjid Ram Mandir. I demand from the government that to execute the laws made by Parliament, its non-enforcement is a violation of Parliament's sovereignty. Madams, 12 egregious cases have been filed against masjid and dargahs to convert or change their character, which includes Baba Budangi Dargah in Karnataka, Biju Mandil Masjid in Vidisha, Madhya Pradesh, Baduddin Shah Dargah in Bagpat. The Modi government must give a clear answer as to its commitment to implement and defending laws made by Parliament. The Modi government must file a reply in Supreme Court defending the law in the interest of a country and to uphold the Parliament's sovereignty. Madam, I demand that this government does not take this country back to the era of 18 and 90s, which was a very dark period in history of our country. कहीं ऐसा ना हो मैडम कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसी तंजीमों की हरगिज सियासी तौर पर सरपरस्ती ना करें जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति, आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर न केवल मंडल आयोग सिफारिश लागू हुई बल्कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियां दी। लेकिन सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश इसी सदन के पारित किए हुए कानून
और तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए 2014 से लेके अब तक देश के तकरीबन 150 IAS अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से सफल हुए थे यूपीएससी की परीक्षा में, उस परीक्षा के सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 1993 में DOPT ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वो उसमें क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। लेकिन सभापति जी, 1914 से लेके आज तक लगातार शैक्षणिक आय, लगातार ये वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़ के 150 से ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी DOPT के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री बैठे मेघवाल साहब, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन DOPT मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वीकार न करते सदन के पारित किए हुए कानून। सभापति जी, आश्चर्य आपको इस बात का होगा, एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के आधार पर 2023 की परीक्षा में 47वीं रैंक पाकर IAS की परीक्षा टॉप कर रहा था। ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, इसे सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि देश की संसद की जो सर्वोच्चता है, देश के संविधान पे भी 2 दिन तक लंबे बखान किए भाजपा की ओर से, उन तमाम चीजों को नंदाज करके जो हमारे नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य कमलजीत जी, धन्यवाद। नहीं हो गया, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर महोदया। धन्यवाद स्पीकर महोदया। मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली का वायु प्रदूषण विशेषकर सर्दियों के दौरान एक सतत मुद्दा रहा है। कारकों के संयोजन के कारण दिल्ली का AQI अक्सर गंभीर स्तर तक बिगड़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। दिल्ली में वर्तमान सरकार बढ़ते हुए वायु और जल प्रदूषण के स्तर के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और हर साल इस सार्वजनिक चिंता को रोकने में विफल रही है। अब दिल्ली में बहुत चिंता की स्थिति है क्योंकि दिल्ली NCR के सब लोग जहरीली हवा के संपर्क में हैं, जिससे कि सबको गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की गुणवत्ता का अधिकार अर्थात प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। इसलिए अपने नागरिकों को यह अधिकार सुनिश्चित करना हमारी प्रमुख जिम्मेवारी है। दिल्ली की वर्तमान सरकार से दिल्ली की इस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण धूल का प्रबंधन, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लेकिन आदरणीय महोदया, दिल्ली की सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ मार्केटिंग करके करना चाहती है और उसकी वजह से दिल्ली में आज स्थिति गंभीर है। मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली की हालत ये है कि दीवारों पर लगे हैं इतने इश्तिहार कि नजर ही नहीं आती कोई भी दरार। झूठे वादों को सुन सुनकर सोचते हैं हम काश सच में आती दिल्ली में ये बहार। तो आज दिल्ली झूठों के साथ जो इस तरह से एक स्थिति में पहुंची है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वो इस चिंताजनक स्थिति का ध्यान ले और इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि दिल्ली सरकार इसको करने के लिए पूर्णतः विफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि केवल 1 मिनट में अपनी बात अपने विषय पर चर्चा रखें, जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों को यहाँ अपनी बात रख सकें। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी।
Sir, most of the people of Kerala are working all over the world, especially in all over the part of the India also. Sir, most of the people, those who are working outside Kerala, are low-income group people. During the festival season only, they are going back to their motherland, Kerala. Now the Christmas is already there on 25th, and New Year celebration is also there. Every Keralites are finding difficult to travel back to Kerala because of the shortage of trains. Every day, the media of Kerala is reporting this only. Everybody is in a great distress. Therefore, there are additional special trains usually to be there for these festival seasons. This year, there is no sufficient festival, this additional trains also. So my request to the government has to sanction additional trains, special trains for Kerala for this festival season, for the Christmas and the New Year. Otherwise, it will be a great turmoil for the passengers of the Kerala people. I think government should look into it. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजा भाऊ वाजे जी। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise to draw the attention of this House to an urgent matter concerning the upcoming Kumbh Mela in Nashik. To accommodate millions of pilgrims and tourists, the following priorities must be addressed. 1. Comprehensive infrastructure development, construction of and upgradation of roads, bridges and transportation networks, including the Dwarka-Nashik Road Bridge and the Outer Ring Road, renovation of the Nashik Road railway station and the bus stand, with special trains and buses for visitors. Second, Madam, basic amenities for pilgrims, adequate sanitation facilities, drinking water and waste management systems, establishment of healthcare centers and development of affordable accommodation facilities, including 10 cities. Third, Madam, environmental sustainability, protection of the Godavari River and natural resources through eco-friendly practices. Fourth, Madam, security and crowd management, deployment of advanced crowd management systems, CCTV cameras and sufficient security personnel. The Kumbh Mela is a platform to position Nashik as a hub of sustainable development and cultural tourism. Immediate allocation of funds and resources is essential to ensure its smooth execution and long-term benefits for the region. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री बेनी बेहनन जी। Chairman, sir, I rise to bring your kind attention a significant issue faced by the people of Chalakudy constituency in Kerala. It is the only parliamentary constituency in the state that does not have a Kendriya Vidyalaya. The constituency holds strategic importance due to the presence of Cochin International Airport, which serves a hub of numerous central government offices, including CISF, Coast Guard, Immigration and Customs, etc. Despite this region has been overlooked in terms of educational infrastructure provided by the central government. Furthermore, there is an adequate land available in the vicinity to establish a Kendriya Vidyalaya, which should cater the educational needs of the children of central government employees as well as the general public. I urge the government to consider this genuine request and take immediate steps to allocate a Kendriya Vidyalaya for Chalakudy constituency. Thank you, sir. माननीय प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य नारायण दास अहिरवार जी। मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा न होने के कारण स्थानीय निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनपद जालौन का जिला मुख्यालय उरई है और जनपद कानपुर देहात एवं हमीरपुर के निवासियों के लिए भी दिल्ली तक कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली जाने के लिए लोगों को अधिक समय और धन व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लिए सीधी रेल सेवा और कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अनिवार्य है, ताकि यहाँ के लोग अपने दैनिक कार्यों और रोजगार के लिए सीधे दिल्ली जा सकें। सीधी ट्रेन के अभाव में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आने जाने में परेशानी होती। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस 12/4/51, 12/4/52 जो नई दिल्ली से
11:55 पर चलकर 6:15 पर कानपुर पहुंचती है। रात 11:55 पर कानपुर से पुनः रवाना होती है। लगभग 18 घंटा कानपुर में खड़ी रहती है। इस ट्रेन को जिला मुख्यालय उरई तक बढ़ा दिया जाए, जिससे जालौन क्षेत्र के निवासियों को दिल्ली तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिल सके। छपरा एक्सप्रेस 11:01-23, 11:01-24 वर्तमान में यह गाड़ी ग्वालियर से बरौनी तक चलती है। इस ट्रेन को ग्वालियर से बढ़ाकर नई दिल्ली तक किया जाए, जिससे क्षेत्र के निवासियों को नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सके। कानपुर मेमू पैसेंजर यह ट्रेन कानपुर से चलती है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मैं इस अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र सागर और उसके सटे अन्य संसदीय क्षेत्रों के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका और इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश हमारे देश के मध्य में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति न केवल इसे अद्वितीय बनाती है, बल्कि इसे पूरे भारत के लिए एक रणनीति का केंद्र के रूप में भी स्थापित करती है। देश के हर कोने से मध्य प्रदेश तक पहुंच आसान है और यही कारण है कि इसे देश का हृदय स्थल कहा जाता है। माननीय सभापति महोदया, अगर हम मध्य प्रदेश में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र सागर और उसके आसपास अधिक भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री की स्थापना करें, जैसे कार निर्माण, इस्पात निर्माण और अन्य निर्माण इकाइयां, तो यह न केवल इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, वरन रोजगार के अवसर सृजित कर प्रतिभा पलायन को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती बाग मिताली जी। মাইক নেই। ধন্যবাদ মহাশয় আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মহাশয়কে প্রণাম। মেঘনার সহ 7টি বাঁধ করার কথা বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তা পুরোপুরি করতে ব্যর্থ। চীনের দুঃখ যেমন হুয়াংও, তেমনি আরামবাগ লোকসভার দুঃখ ডিভিসি। তাই আমরা বলি ডিএ ডোবানো, ভিএ ভাসানো, সিএ চোবানো। এক রাত্রি ডিভিসির কয়েক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে লক্ষ লক্ষ আরামবাগ লোকসভাবাসী বন্যায় বিপর্যস্ত। চোখের সামনে ভেসে গেল মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকু থেকে শুরু করে চাষের জমি এবং গবাদি পশু সব কিছুই। ডিভিসির জল ছাড়া আগে কেন নদীগুলি ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হলো না? কেন করা হলো না নদী বাঁধগুলির সংস্কার? অবিলম্বে নদীগুলির ড্রেজিং এবং নদীর পার বাঁধানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কতদিন খানাকুল, পুরসুরা, হরিণখোলা, আরান্ডি, সালেপুর, আরামবাগ, চন্দ্রকোনা, গোঘাটের মানুষ বন্যায় আতঙ্কিত থাকবে? যখন জলের প্রয়োজন তখন জল পাচ্ছে না, অর্থাৎ এখন বোরো চাষের সময়, এখন মনে পড়ছে না ডিভিসির জল ছাড়ার কথা। বোরো চাষের সব জমি ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছে, এদিকে অসমে জল ছেড়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন চলবে ডোবানো ভাসানো ব্যবস্থা? ম্যাডাম 1 মিনিট প্লিজ। যেহেতু আমি একজন আইসিডিএস ওয়ার্কার, 1975 সালে 2রা অক্টোবর সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প চালু হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার উন্নতি করা, শিশুর সঠিক মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু মা বাচ্চাদের পুষ্টির ক্ষেত্রে বিষয়টি অধরেই থেকে যাচ্ছে। পুষ্টিগত বরাদ্দ কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। আজকের যারা শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাদের কথা অবিলম্বে ভেবে পুষ্টির বরাদ্দ বাড়ানো হোক। তা যদি না হয় আগামী দিনে অপুষ্টিতে দেশ ভরে যাবে। তাই তার সাথে সাথে ওয়ার্কার এবং হেল্পারদের সাম্মানিক বৃদ্ধি যাতে করা হয় এবং তাদের পরিবারগুলিকে সচল রাখতে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় ভেবে রেখে, তাই বলবো আর নয় উদাসীনতা, আর নয় দ্বিচারিতা, আর নয় সব দিক থেকে বঞ্চনা। আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা। माननीय सदस्य सुश्री संभवी जी। सामने। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने इतने समय से एक लंबित और महत्वपूर्ण मांग जो हमारे समस्तीपुर लोकसभा की है उसको उठाने का मौका दिया। हमारे समस्तीपुर लोकसभा में 2 आरओबी है, मुक्तापुर और भोला टॉकीज, जो कई वर्षों से अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है और काम को बहुत मतलब तेज़ी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्तीपुर जो है वो व्यापार के माध्यम से भी और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है।
है। और मुक्तापुर आरओबी एक ऐसा आरओबी है जो समस्तीपुर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी जोड़ता है, और जब वहाँ पे जाम लगती है तो मेडिकल समस्या भी होती है, लोगों को भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि मुक्तापुर और भोला टॉकीज आरओबी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और जो वर्षों से ये एक मांग ही नहीं अब लोगों का सपना हो गया है, उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान अब जो देश के आकांक्षी ज़िलों में कटिहार को शामिल किया गया है उस ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जिन 112 ज़िलों को आकांक्षी ज़िलों में शामिल किया था उनमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी था। इसका उद्देश्य ये था कि बुनियादी ढांचों में सुधार करके और 2022 तक नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया था उसमें इस आकांक्षी ज़िलों को शामिल किया गया था। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जुलाई 2023 में कटिहार ज़िला आकांक्षी ज़िलों के डेल्टा रैंकिंग में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है, और ये स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में है, उसके बावजूद ज़िले का वो प्राथमिकता नहीं दी गई जिसका उससे आवश्यकता थी। कटिहार में माननीय सदस्य श्री मल्लेश बाबू जी। कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, आकांक्षी जिले वाला विषय था, कंप्लीट होना दीजिए। चलिए बस खत्म कर रहे हैं। मल्लेश बाबू जी प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य। मैडम 7 बार का एमपी है, कंप्लीट भी नहीं होने देते। थैंक यू। ये सिर्फ बीजेपी वालों का सर है। उधर सामने देखिए मैडम, हो जाए। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ अपनी बात को 1 मिनट में कंप्लीट करें। I am representing Kolar constituency of Karnataka, madam. The Bangalore-Chennai Expressway, also known as National Expressway 7, is an ambitious infrastructure project aimed at enhancing connectivity between the two key urban centers in India. As part of Bharatmala Pariyojana scheme initiated by the NDA government, this 4-lane expressway promises to facilitate the smoother transportation and economic growth in the region. However, the project's execution has raised significant concerns among the local communities, particularly related to the adverse effects of heavy truck movements on the surrounding village and district roads. During the construction phase of this expressway, substantial quantities of mud are being excavated from nearby tanks and transported to the work sites via trucks. Unfortunately, these roads designated for this purpose, interlinked village roads and major district roads, were not designed to withstand the weight of such heavy laden vehicles. As a result, these roads have suffered considerable damage, severely impacting the daily commuters of villages and school students who rely on their livelihoods and education. It is critical that the Ministry of Road Transport and Highways take prompt action. धन्यवाद सभापति महोदया, आप के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का अवसर दिया गया। महोदय, आज देश में ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो निम्न प्रकार से मैं व्यक्त करता हूं। आज ग्राम प्रधान जो मनरेगा के द्वारा कार्य कराता है, जिले स्तर पर धन न होने के कारण ग्राम प्रधान पूर्ण रूप से अपना काम नहीं करा पा रहा है। महोदय, ग्राम सभा में हर घर जल, हर घर नल योजना जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो ग्राम सभा में तमाम जो गलियां, सड़कें खोद करके और तमाम सड़कों को तोड़ दिया गया है, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन सड़कों की मरम्मत करने का भी काम उन संस्थाओं के द्वारा कराया जाए। साथ साथ रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को भी बढ़ा करके और ग्राम प्रधान को कम से कम वेतन 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा करके 237 रुपये से 500 रुपये किया जाए और रोजगार सेवक का वेतन जो 7,788 रुपया है उसको बढ़ा करके कम से कम 10,000 रुपया किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी।
धन्यवाद सभापति महोदया। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन